ठंड में नए साल की शॉपिंग करने वाली बहू। महेश, कमला, पायल तीनों लोग ठंड से कांपते हुए बीमार लेटे हुए थे, जिन्हें देखकर गौरव कहता है, पीहू, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज देखो मेरे घर में सबकी हालत कैसी है। इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें अपना तो होश नहीं है, कम से कम मेरे परिवार का तो ख्याल रखती। लेकिन नहीं, अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में तुमने मेरा परिवार को नजरअंदाज कर दिया। गौरव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। आखिर पीहू का पति उसे इस तरह से क्यों कोस रहा था? आखिर उसने ऐसी क्या गलती की थी जिसका खामियाजा उसके ससुराल वाले भुगत रहे थे? ऐसे कौन से शौक को उसने पूरे किए जिसके चक्कर में परिवार की ये हालत हुई और उसने माफी मांगी? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ शादी से पहले पीहू एक मॉडर्न जमाने की लड़की थी। पीहू को अलग अलग तरह के कपड़े पहनना और उनकी शॉपिंग करना बहुत पसंद था। कुछ समय बाद उसकी गौरव नाम के लड़के से शादी हो जाती है, जिसके बाद अपने ससुराल को वो संभाल तो लेती है, पर अपने शौक को कायम रखती है। ऐसे ही एक दिन अपने पति को टाई बांधकर कहती है, गौरव जी, आज आप कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आप पर ये टाई बहुत सूट कर रही है और मैंने आपके लिए चीज सैंडविच भी बनाया है, चलिए खा लीजिए। क्या बात है, इतना मक्खन क्यों लगा रही हो? मुझसे कुछ चाहिए क्या? कहीं पैसे तो नहीं चाहिए? आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल सही समझे। वो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे शॉपिंग करने के लिए, कुछ जरूरी सामान लाना है। अरे यार पीहू, तुम्हें पिछले हफ्ते सिर्फ 5 दिन पहले ही मैंने 8,000 रुपए दिए थे, जिसकी तुम भरमार शॉपिंग करके लाई हो। अरे तभी सब कुछ ले लेती, मैं इतना कैसे लुटा लूंगा? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ। आप ऐसे करेंगे? पीहू बेचारा सा फेस बनाकर अपने पति के इर्द गिर्द मंडराकर नाच गाकर मनाने लगती है। मेरे स्वीटू, मेरे जानू, मेरे सोना, मेरे मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का? अरे करता हूं तुमसे प्यार, बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तो लौट जाता हूं। ये लो 5,000 रुपए। ये अब शॉपिंग करूंगी, पर गौरव जी, ये थोड़े से पैसे कम हैं, थोड़े से और दे दो। यही है मेरे पास, लेना है तो ले लो। अच्छा ठीक है, मैं इसी से ही काम चला लूंगी। दिसंबर का महीना आ गया, मुझे ठंड लग रही है, मेरे लिए वार्म इनर ले आना। जी ले आऊंगी। थोड़ी देर में पीहू सभी का ब्रेकफास्ट लगा देती है। शॉल को ओढ़े ठिठुरती हुई सास कमला बैठकर कहती है, अरे बहू, ठंड तो बढ़ती जा रही है, तू कभी कभार नाश्ते में कोई गर्म चीज बना लिया कर। माँ जी, आलू के पराठे, चाय, ये सब गर्म ही तो है। मेरे कहने का मतलब है जैसे सूप, अदरक, तुलसी डालकर चाय बना ले, गोंद के लड्डू बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी, फिलहाल ये सब खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, बाजार जाए तो मेरे लिए टोपा ले आइयो, कानों में बहुत दर्द होता है, कान दुबकाने हैं मुझे। अरे हाँ भाभी, आप जाओ तो मेरे लिए भी मफलर और ग्लव्स ले आना, कॉलेज जाते वक्त हाथ बहुत सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, ले आऊंगी। अच्छा पीहू, जो सबने कहा है वो सब लेकर आ जाना तुम, ठीक है? अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। ऐसा कहकर गौरव ऑफिस चला जाता है। सब नाश्ता कर लेते हैं, फिर भी सारा काम खत्म करके बहू चश्मा लगाए जीन्स टॉप पहनकर शॉपिंग के लिए जाती है कि सास बोलती है, अरे भैया, हीरोइन बनकर कहाँ जा रही है तू? और इतनी ठंड हो रही है, कुछ शॉल वॉल ओढ़ ले। अरे नहीं माँ जी, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता, वैसे मैंने ये जैकेट पहन लिया है, ये मेरे लिए काफी है। अच्छा माँ जी, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप आराम करना। ठीक है बहू, जल्दी आ जाना और अपने पापा जी का और पायल का सामान ले आना। सास की आधी बात सुनकर पीहू घर से निकल जाती है। मॉल पहुंचते ही वो वहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीजें देखकर कहती है, अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, 3,000 की, कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ, बाकी के पैसे उनके एटीएम से निकाल लूंगी, आखिरकार उनका कार्ड जो लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये सैंडल भी अच्छी लग रही है और ये कालीन भी अच्छा है, हाँ ये सब ले लेती हूँ। ये बोलकर पीहू वो सारी चीजें खरीद लेती है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी और उन सामान को लेती ही नहीं है जो उसके परिवार वालों ने मंगाया था। हाथों में शॉपिंग बैग लिए पीहू घर आती है तो महेश कहता है, अरे बहू, इतना सारा सामान लेकर आई है, जरा हमें भी तो दिखा। हाँ भाभी, हमें भी दिखाओ।
हाँ हाँ जरूर। ये देखिए पापा जी, ये टी सेट लेकर आई हूँ, ये वेलवेट वाली कालीन लेकर आई हूँ और ये सीनरी है। अच्छी लगेगी ना जब हम इसे इस वाले वॉल पर लगाएंगे। और ये मैंने अपने लिए गाउन खरीदा है और उसके साथ ये सैंडल्स। देखो पायल, उफ, इतनी सारी शॉपिंग करके तो मैं थक गई हूँ, तो बस ये सब सामान लिया था मैंने। बहू, इसमें से एक भी काम की चीज नहीं है, अभी हमें इन सब की जरूरत नहीं है। खैर वो छोड़, तूने अपने पापा जी का टोपा नहीं दिखाया। पायल ने मफलर मंगाया था, दस्ताने मंगाए थे, वो सब कहाँ हैं? हाँ बहू, मैंने टोपा मंगवाया था तुझसे, भूल गई क्या? सॉरी पापा जी, मैं ये सब सामान लेने के चक्कर में आप दोनों का मंगाया हुआ सामान भूल गई। कोई बात नहीं, दोबारा बाजार चली जाऊंगी तो आपका पक्का से ले आऊंगी सामान। चलो कोई बात नहीं, एक दिन और सही। भाभी और वेट मत कराना, कल पक्का ले आना, सर्दी बहुत पड़ रही है। पापा के बारे में भी तो सोचो। ये सब सामान ले आई, अब कल ले आऊंगी। दीदी हैं तो सर पर चढ़कर सुना रही हैं मुझे सबके सामने। ऐसा कहकर पीहू अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन भी पीहू बाजार शॉपिंग करने जाती है तो उनका सामान नहीं लाती और बेफालतू की चीजें ले आती है। तब भी वो बहाना मार कर घर वालों से पीछा छुड़ा लेती है। ऐसा करते करते पीहू को 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जनवरी का महीना लगने पर ठंड और बढ़ जाती है, पर पीहू ने अभी तक उन दोनों को वो सामान लाकर नहीं दिया था। तभी कांपते हुए कमला कहती है, अरे बहू, ठंड तो दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है, अब और नहीं रहा जाता, हाथ पैर काटते हैं। ऐसा कर 2 हीटर ले आ, तेरे पापा जी और मैं ठंड से सिकुड़ जाते हैं। और हाँ, अब की बार भूलना मत, तूने अभी तक उन दोनों का सामान नहीं लिया। पायल के हाथ सोचने को आए हैं। मफलर दे देती तो ऐसा ना होता, बेचारी रोज तेरे इंतजार में बैठी रहती है। पक्का माँ जी, पक्का, हमेशा शॉपिंग करने जाती हूँ और जरूरत की चीजें भूल जाती हूँ। आज मैं हीटर के साथ बाकी सामान भी ले ही आऊंगी। ऐसा कहकर तो वो फिर से बन ठन कर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। वहाँ उसकी सहेली मिल जाती है जो उसे क्लब में ले जाती है। शाम के 7 बज जाते हैं। अपना शॉपिंग का सामान लिए घर वापस लौटती है तो गौरव को गुस्से में और उन तीनों को बीमार बहुत कपड़े पहने हुए देखकर कहती है, अरे गौरव जी, आज आप 7 बजे ही आ गए, रोज तो आप 9 बजे आते हैं। तभी गुस्से में गौरव एक चाटा पीहू को मार कर कहता है, फालतू की बात छोड़ो, मेरे माँ बाप और मेरी बहन को देखो, देखो कितने ठंड से तीनों कांप रहे हैं। मेरी बहन की उंगलियां सूज गई हैं, पिताजी के कानों में दर्द हो रहा है और माँ को बुखार आ गया है। इन सब ने तुमसे मेरे सामने ही कुछ न कुछ मंगाया था और उसके बाद भी कितनी बार कहा, पर तुमने इनका जरूरत का सामान लाकर नहीं दिया। 1 महीना हो गया, इतने में तुमने इतनी सारी शॉपिंग करी, 50,000 रुपए उड़ा दिए। मैंने उफ तक नहीं किया, लेकिन अपने माँ बाप बहन को इस तरह देखकर चुपचाप नहीं रहूंगा। ऐसा भी क्या शॉपिंग का शौक रखा है तुमने कि तुम्हें मेरे परिवार ही दिखाई नहीं दे रहा? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? वो तो अच्छा हुआ पायल ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं आ गया। मैंने ही लाकर दे दिए इन्हें ठंड के कपड़े। गौरव जी, मुझे माफ कर दीजिए, सच में मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं क्या, ऐसे में जब भी बाहर निकलती थी तो सिर्फ शॉपिंग करने लगती थी। मैंने किसी की भी जरूरत को समझा ही नहीं, मैं भूल जाती थी। मुझे माफ कर दीजिए गौरव जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। कैसे माफ कर दूं? ठंड से कांप कांप कर मेरे माँ बाप मर जाएं, जब तुम्हें अकल आएगी क्या? मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, फिर कभी फालतू की शॉपिंग नहीं करूंगी। मैं और माँ जी पापा जी का सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। बेटा, बहू को माफ कर दे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, पापा जी, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आपसे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है। इसके बाद पीहू अपनी गलती को सुधार कर अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। बहू का जादुई बांस का कुआं। अरे बहू, जा जल्दी से जाकर कुएं पर लाइन लगा ले, नहीं तो तेरा नंबर रात में आएगा और हम लोग खाना बनाने के लिए लेट हो जाएंगे। तुझे तो पता है ना, अगर तू टाइम से पानी नहीं लेकर आएगी तो खाना टाइम से नहीं बन पाएगा। हाँ माँ जी, मैं बस जा ही रही हूँ, वैसे भी घर में एक बूंद पानी तक नहीं है। निशा अपने गांव के कुएं पर लाइन लगाने के लिए पहुंच जाती है। उसका नंबर आखिरी में होता है, जिसके बाद वो आखिरी में खड़ी हो जाती है। लेकिन इतनी देर तक खड़े होने के बाद भी उसका नंबर नहीं आ पाता। हे भगवान, कितनी देर हो गई है मुझे यहाँ खड़े हुए, लेकिन इन लोगों की वजह से मेरा नंबर तो आ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? निशा ध्यान से देखती है तो गांव की मुखिया के घर के सभी औरतें बार बार पानी ले जाती हैं और बीच बीच में आकर लाइन में लग जाती हैं, जिसके चलते निशा उन सभी से कहती है, अरे ये क्या, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो हम पीछे के लोग पानी कैसे भरेंगे? तभी आगे खड़ी हुई मोटी और लड़ाकू औरतें निशा से कहती है, देख,
अगर तुझे कुएं से पानी भरना है तो यहाँ चुपचाप खड़ी रह, नहीं तो तुझे यहाँ पानी भरने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे हम। बड़ी आई यहाँ पानी भरने वाली। अरे यहाँ का पहला नियम ये है कि जब तक हमारे घर का पूरा पानी नहीं भर जाएगा तो यहाँ कोई भी पानी नहीं भरेगा। तू जानती है ना, मैं मुखिया के घर की बहू हूँ। अरे अगर तुम मुखिया के घर से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग दूसरों के साथ भेदभाव करोगे। ये कुआं तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे गांव का है। यहाँ सबका अधिकार पूरा पूरा है। निशा उन सभी से बहस करने लगती है, जिसके चलते वहाँ खड़ी औरतें निशा को मारने लगती हैं। जिसके बाद वो सभी निशा को वहाँ से भगा देती हैं। बेचारी निशा खाली बर्तन लेकर वापस अपने घर लौट आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, बाकी औरतों ने तो पानी भरने के चक्कर में मुझे मारपीट कर वहाँ से भगा दिया। अब मैं पानी कैसे भरूंगी? अरे बहू, तो तुझे उन सभी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तू तो जानती है ना, जब तक मुखिया के घर के लोग पानी नहीं भर लेते तब तक गांव के किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं मिलता। ये तो सरासर नाइंसाफी है माँ जी। अगर ऐसा है तो मैं अपने लिए खुद कुआं बनाऊंगी। लेकिन बहू, तो खुद के लिए कुआं कैसे बनाएगी? अगर आप मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर बांस से बना हुआ कुआं बना लेंगे। निशा और नीलम दोनों अपने लिए कुआं बनाने की तैयारियां करने लग जाती हैं, जिसके चक्कर में वो दोनों अपने गहने भी बेच देती हैं और उन पैसों से छेनी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी और बांस खरीद कर ले आती हैं। और वो दोनों अपने घर के आंगन में ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने लगती हैं। गांव की औरतें उन्हें ऐसा करते हुए देखकर उन पर हंसने लगती हैं। अरे मुझे तो लगता है निशा पिट पिट कर पागल हो गई है। अब इसे कुछ समझ नहीं आता। भला बांस से कोई कुआं बनता है क्या? अरे छोड़ो इसे इसके हाल पर। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कुएं पर पानी भरने चलते हैं। वो सभी औरतें निशा और नीलम का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन नीलम और निशा दोनों ही अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती और वो जमीन खोदने में लगी रहती हैं। वो दोनों दिन रात मेहनत करती हैं और कुआं खोदती हैं, जिसके चलते उनके घर में 2 दिन तक पानी ही नहीं भरा जाता और वो दोनों बहुत प्यासी हो जाती हैं। अरे बहू, बहुत जोरों से प्यास लगी है। अब हम लोग क्या करें? बस थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं माँ जी। दोनों सास बहू अपनी पूरी मेहनत करती हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी बांस से बने हुए कुएं के अंदर से पानी नहीं आता, जिसके चलते निशा रोने लगती है। इस कुएं को बनाने के चक्कर में मैंने अपने और अपनी सास के गहने तक बेच दिए, लेकिन इसमें से पानी भी नहीं आया। काश मैंने इस कुएं को बनाया ही ना होता। सब लोग सही कहते थे कि मैं पागल हूँ जो कुआं बना रही हूँ। निशा ऐसा सोचकर रोने लगती है, जिसके बाद उसकी सास उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करती है और वो कुएं से बाहर आ जाती है। तभी उसके सामने बांस से बने हुए कुएं के अंदर से एक देवी निकलकर बाहर आती है और उनसे कहती है, तुम दोनों ने इस कुएं को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज के बाद ये कुआं कभी भी पानी से खाली नहीं रहेगा और इस कुएं के अंदर से तुम्हें सोना, चांदी और हीरे मिलेंगे। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद कुएं के अंदर अपने आप पानी भर आता है। जैसे ही निशा बाल्टी डालकर उसके अंदर से पानी निकालती है, उसके अंदर से पानी के साथ साथ सोना, चांदी और हीरे भी निकलने लगते हैं, जिसे देखकर निशा हैरान रह जाती है। माँ जी, जरा देखो, यहाँ तो पानी के साथ साथ सोना, चांदी और हीरे भी निकल कर आ रहे हैं। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। ये सब तेरी सफलता का फल है बहू। तूने अपनी माँ की आखिरी निशानी के सभी गहने बेच दिए थे ताकि तू हमारे लिए एक कुआं बना सके। ये सब तेरी ही मेहनत का नतीजा है। निशा जादुई कुएं के पानी से अपने घर का पानी भर लेती है और उसके अंदर से निकले हुए सोने, चांदी, हीरे से अपनी माँ की आखिरी निशानी के गहने वापस ले आती है और अपने घर में राशन भी डलवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ निशा के बांस से बने हुए कुएं की खबर गांव में चिंगारी की तरह फैल जाती है और सभी आपस में बात करने लगते हैं। अरे हम सभी निशा का कितना मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन देखो जरा, उसकी मेहनत आज सफल हो गई। उसने सच में बांस की मदद से कुआं बना दिया और अब वो उस कुएं से पानी भी भरती है। ये सब हमारी करनी का ही नतीजा है। अगर आज हम उसका मजाक नहीं उड़ाते तो हम भी उसके कुएं से पानी भर पाते। वैसे भी मुखिया के कुएं की वजह से हम लोग अपने घर में पानी नहीं भर पाते हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कहती हो। काश हमने उसका मजाक नहीं उड़ाया होता तो हम भी उसके बांस के बने हुए कुएं का फायदा उठा सकते।
उमा और ममता ये सब कह ही रही होती है कि तभी वहां से निशा गुजरते हुए ये सब बात सुन लेती है और वो उन दोनों के पास आकर उनसे कहती है, अरे तो क्या हुआ, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे उस बात से कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे आंगन में बने हुए बांस के कुएं से पानी भर सकते हो। निशा की ये बात सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो दोनों निशा से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो निशा बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद हम तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो तुम मेरे बांस से बने हुए कुएं पर से पानी भर लो। निशा अपने बांस से बने हुए कुएं पर गांव के सभी लोगों को पानी भरवाती है और उनके पानी भरने के बाद वो अपनी बाल्टी डालती है, जिसके बाद उसकी बाल्टी के अंदर सोना, चांदी और हीरे निकल कर आते हैं। वो उनका इस्तेमाल करती है और अपनी सभी परेशानियां दूर कर लेती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। देहाती बहू के घर आई 2 बिलायती ननद। अरे लड्डू की अम्मा कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी 2 बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ बिदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं? हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने? मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है, वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई। और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गांव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी। अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावली गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। आहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़त है इनकी विलायती बहनें आ गई। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा। इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ मेरी बहनों के पैर दबा दो। अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है, जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गौरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था,
वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियां हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पियेंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो। तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है? बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहां घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो, तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत की तो हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे? रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती। हमें सब समझ आ गया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो भैया भाभी। जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं। उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। स्वेटर बेचने वाली चुड़ैल माँ बेटी।
इस बार ठंड अक्टूबर में ही आ गई थी। तभी से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और नवंबर खत्म होते ही सहारनपुर गांव में ओलावृष्टि की बारिश होने लग गई। वहीं सुप्रिया नाम की औरत अपनी बेटी 10 वर्षीय दिव्या और पति मुकेश के साथ रहती थी। उसका पति बेहद ही कामचोर, आलसी और नशेड़ी था। हर सुबह सुप्रिया उसे सुना सुना कर और उसकी आंख खोलने से पहले एक ही आवाज पर उसका नाश्ता सामने रख देती थी, सिर्फ इसलिए ताकि वह अच्छे से जाकर काम करे। लेकिन वह जो पैसे लाता उसे घर आते आते अपनी नशे की चीजों में उड़ा दिया करता था। ऐसे ही एक दिन मुकेश को उठाते हुए सुप्रिया कहती है, ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा। कल रात के नशे की वजह से आप झूम रहे हैं, लेकिन काम पर आपको जाना ही होगा। अरे क्या है तेरे को, सुबह सुबह मेरे कान पर डफली बजाने लग गई है। क्या काम पर जाऊं? सिर झूमते हुए मैं जाऊं क्या? नहीं जाना मुझे काम पर। जब देखो रोज सुबह मेरे सिर पर नाचने लगती है, काम पर जाओ, काम पर जाओ। आप काम पर नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सर्दी आ गई है, मेरी बेटी एक हफ्ते से बिना स्वेटर के स्कूल सुबह सुबह जाती है और सुबह इतना कोहरा होता है। मुझे उसे स्वेटर देना है तो पैसे भी दे दीजिए। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? दिव्या को बुखार हो गया तो कल रात को आपको इतने पैसे नशे में उड़ाने की क्या जरूरत थी? ऊपर से दोस्तों को बांट दिया। देख, तेरा सुबह सुबह लेक्चर चालू हो गया, ज्यादा मत बन। यह सुनकर सुप्रिया चली जाती है और दिव्या को स्कूल भेजकर घर का काम करने लगती है। फिर स्कूल से आकर दिव्या कहती है, माँ, आज भी आपने मुझे बिना स्वेटर के भेज दिया। स्कूल वाली मैडम ने मुझे ठंड में बाहर खड़े होने की सजा दी क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे पास ही स्वेटर नहीं था। आप मुझे कब दिलाओगी? मुझे स्वेटर चाहिए माँ। ठीक है, रुक जा, मैं तेरे पापा से आज पैसे लेकर रात में स्वेटर लेने जाऊंगी, ठीक है? शाम को मुकेश फिर से एक हाथ में शराब लिए और दूसरी बाजू में एक लड़की होती है जिसे वह घर में ले आता है। यह देखकर सुप्रिया और दिव्या हैरान हो जाते हैं। तभी सुप्रिया बोलती है, अरे इसे आप कैसे ले आए हैं और फिर से आपने शराब पी? पैसे कहाँ हैं आपके बाकी के? स्वीट हार्ट, इन पर जो भी पैसा थे वो इन्होंने मेरा डांस करते करते मुझ पर लुटा दिया है और बाकी शराब में। संभालो अपने पति को, बाय। हाय दैया, फिर से मेरी लड़की के स्वेटर के पैसे खर्च कर दिए। आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं आया नहीं हूँ और तेरा फिर से स्वेटर का रोना धोना शुरू हो गया। सुबह उठो तो स्वेटर स्वेटर स्वेटर, शाम को जाऊं तो स्वेटर स्वेटर स्वेटर। आग लगाने का मन कर रहा है स्वेटर में। माँ, ये पापा कैसे बातें कर रहे हैं? चुप हो जा बेटा, डर मत। तेरे पापा ने हद ही कर दी है, कुछ समझते ही नहीं है। सारी परेशानी की जड़ ये शराब है। आज इनकी बोतल को तोड़ कर ही रहूंगी मैं। ये कहकर सुप्रिया बोतल उसके हाथ में से छीनने लगती है और मुकेश कहता है, अरे रे रे, ये क्या कर रही है? मेरी बोतल को छोड़, मैं नहीं दूंगा तुझे। पता भी है कितनी महंगी है। मैंने कहा छोड़िए, शराब नहीं कलेश कर रखी है हमारे घर में। मैंने कहा ना मेरी बोतल को छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगी इस बोतल को। यह कहकर सुप्रिया उसकी बोतल को तोड़ देती है और गुस्से में मुकेश अपनी बेटी और पत्नी को घर से बाहर निकाल कर कहता है, तूने मेरी जान, मेरी जिगर, मेरी शराब की बोतल को तोड़ डाला। कैसे रहूंगा उसके बिना मैं? तुम दोनों की ये सजा है कि पूरी रात भर इस ठंड में कामती रहोगी, तभी अकल ठिकाने आएगी। ऐसा कहकर मुकेश घर के दरवाजे बंद कर लेता है, फिर लुढ़क जाता है। वहीं माँ बेटी दोनों बाहर ठंड में बहुत कांप रही थी, जिससे उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो, मेरे हाथ पैर जमते जा रहे हैं। तेरे पापा बड़े ही बेकार निकले। मैं तो बर्बाद हो गई ऐसे इंसान से शादी करके जिसे अपने बच्चे और पत्नी की फिक्र ही नहीं है। बेटा, ठंड मुझे भी लग रही है, लेकिन कहाँ जाऊं इस समय? दोनों माँ बेटी ठंड से बहुत ठिठुरती हैं। फिर ओले और बारिश के एक साथ होने से दोनों ठंड को सहन नहीं कर पाती और रात में ही अपना दम तोड़ देती हैं। जिसके पश्चात वह माँ बेटी चुड़ैल बनकर कहती हैं, बेटा, हम ठंड में मर गए, लेकिन हमारे लिए स्वेटर नहीं आया। ना तेरे पिता ने तुझे स्कूल का स्वेटर दिया। हमारे जैसे और भी लोग होंगे जो इस समय फुटपाथ पर होंगे। हाँ माँ, वो हमारी तरह ठंड में ठिठुर रहे होंगे। हमें उनकी जान बचानी होगी, उनके लिए स्वेटर बनाना चाहिए। हाँ बेटा। ऐसे ही अगले दिन दोनों चुड़ैल माँ बेटी अपने जादू से बहुत से स्वेटर ले आती हैं और रूप बदल कर वह कुछ कपड़े गरीबों को देती हैं। कुछ फुटपाथ पर बैठे हुए तो कुछ छोटे छोटे ठेले लगाने वाले बच्चों और औरतें, बूढ़ों को भी वो स्वेटर देती हैं। फिर कहती हैं, बेटा, ये स्वेटर तो अभी भी बचे हैं, क्यों ना हम इसे बाजार में जाकर बेचें? हाँ माँ,
हमें यही करना चाहिए। तभी दोनों इंसानी रूप में वहाँ ढेर सारे स्वेटर बेचने लगती हैं, वो भी सस्ते दामों पर। आइए आइए स्वेटर लीजिए, गर्म ऊन से बने हुए स्वेटर लीजिए, यहाँ स्कूल के स्वेटर भी मिलते हैं। आइए आइए सस्ते स्वेटर लीजिए, बच्चों के, बूढ़ों के, बड़ों के। सुनिए, जरा मुझे ये बच्चे का स्वेटर दिखाना, 5 साल के बच्चे के आ जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट आएगा, लीजिए। आपने सही कहा, और आपके साथ और भी बहुत सस्ते हैं। एक मेरे लिए कार्डिगन का स्वेटर निकाल दीजिए। आंटी ये लो, ये नया है स्वेटर मार्केट में, अभी अभी आए हैं कार्डिगन में। हाय रब्बा, ये तो बहुत सोना स्वेटर है, मुझे पैक कर दीजिए दोनों स्वेटर। ये लीजिए पैसे। आंटी जी मुझे स्कूल का स्वेटर दिखा दीजिए, संतरे रंग वाला, मॉडर्न पब्लिक स्कूल का। ये देखो, यही वाला स्वेटर है ना बेटा तुम्हारे स्कूल का? जो खुशी मेरे बच्चे को नहीं मिली, कम से कम वह दूसरे के बच्चों को तो मिले। ये मेरे बिल्कुल सही आ रहा है, कितने का है? तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, ले जाओ। शुक्रिया आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे आंटी, लड़कों का स्वेटर मिलेगा क्या, ये जैकेट वाला? हाँ हाँ बेटा। दिव्या बेटा, जैकेट वाली स्वेटर लेकर आओ। ये लो माँ। अरे आंटी, ये स्वेटर तो बहुत अच्छा है, जैकेट वाला ऐसा एक और साइज का दे दीजिए, मुझे मेरे भाई के लिए चाहिए। ये लो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हें चाहिए। कितने पैसे हुए आंटी? 500 की 2 जैकेट हैं बेटा। ये लीजिए। इस तरह सभी लोग चुड़ैल माँ बेटे की स्वेटर खरीदने आते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो चुड़ैल है। तो सुप्रिया कहती है, अरे वाह बेटा, आज के दिन ये हमारी बहुत सारी कमाई हो गई, कितने सारे लोगों को स्वेटर चाहिए था। हाँ माँ, सब हमारी तरह बदकिस्मत और गरीब थोड़ी होते हैं, लोगों पर पैसा है तो अपनी जान बचाने के लिए स्वेटर तो खरीदेंगे ही। हाँ बेटा, सब आदमी तेरे पापा जैसे थोड़ी ही होते हैं। बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, चल गरीब लोगों को दान करके आते हैं। तभी दोनों चुड़ैल माँ बेटी उन पैसों से होटल से खाना लेकर गरीब भिखारी बेसहारा गली के साइड बैठे हुए, मंदिर के बाहर बैठे हुए, साथ ही उन्हें एक एक 500 का नोट भी देते हैं। तभी एक बुढ़िया हाथ फैलाकर कहती है, अरे बेटा, मुझे 2 डब्बे दे दे खाने के, मुझे बहुत भूख लगी है। 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, बस कूड़े में से बचा कुचा खाना और टोटी का पानी पी कर जिंदा हूँ। अरे अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, आप बहुत सारा खाना खा लीजिए, जितना आपको चाहिए उतना खाइए। दिव्या बेटा, जरा स्वेटर लेकर आना। ये लो माँ। तभी उस बुढ़िया को स्वेटर देकर वो आगे बढ़ती है और जैसे ही खाना देती है तो वह भिखारी बुढ़ा सुप्रिया का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लेता है और कहता है, तुम दोनों माँ बेटी मर चुकी हो ना, तो चुड़ैल बनकर हमारी मदद क्यों कर रही हो, बोलो। क्या कह रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं पंडित हूँ, मुझे सब पता चल जाता है, बताओ सब। ये सुनकर सुप्रिया भिखारी पंडित को अपनी बेटी और अपने पर गुजरी हुई सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो कहता है, बेटी तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो दोनों। शुक्रिया पंडित जी, आज्ञा दीजिए। इस तरह चुड़ैल माँ बेटी स्वेटर बेचती भी थीं और गरीब लोगों की मदद भी करती थी। वहीं दूसरी ओर शराब पीकर मुकेश भी मर जाता है और माँ बेटी को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बहू की शादी इंसानी बंदर से। मेवाड़गढ़ के छोटे से गांव में एक इंसानी बंदर रहता था। गांव के सभी लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। लोगों का कहना था कि वह एक श्रापित बंदर है, जिसके चलते कोई उसके पास नहीं जाया करता था। एक दिन की बात है, हे भगवान, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर गांव वालों के पास गया तो वो मुझे भगा देंगे, अब मैं क्या करूं, बहुत जोरों से भूख लगी है। बंटू दिखने में आधा इंसान और आधा बंदर की तरह था। उसके अंदर आधे लक्षण बंदर के थे तो आधे लक्षण इंसानों के थे। वह खाने की तलाश में जंगल की तरफ भागने लगता है। वह देखते ही देखते एक के बाद एक पेड़ के ऊपर चढ़ता और फल फ्रूट ढूंढने लगता है। बंटू को एक पेड़ पर कई सारे सेब लटके हुए नजर आते हैं, जिसके बाद बंटू उस पेड़ पर चढ़कर सेब खाने लगता है। अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट नजर आ रहे हैं। बंटू पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद पेट भर के वहाँ सेब खा लेता है, जिसके बाद वह उस पेड़ से नीचे उतरता है। उस पेड़ के पास में एक नदी थी, जहाँ एक स्त्री जिसका नाम स्वरागिनी था, वह स्नान कर रही थी। अरे ये लड़की कौन है जो यहाँ पर स्नान कर रही है? बंटू पेड़ के पीछे छुपकर उस लड़की को देखने लगा। बंटू को वह लड़की बहुत खूबसूरत नजर आने लगी। उसकी नजरों में उस लड़की का अक्ष समा गया था। कितनी खूबसूरत लड़की है, ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी।
बंटू उसे देख रहा होता है कि तभी अचानक से स्वरागिनी की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वह जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक बंदर जैसा दिखने वाला आदमी है, कोई मुझे बचाओ। रुको रुको, शांत हो जाओ, लोगों को यहाँ मत बुलाओ, नहीं तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मुझे माफ करना। मैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर फल ढूंढने आया था। मेरी नजर तुम पर पड़ी, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। स्वरागिनी के चिल्लाने पर बंटू उसके सामने आता है और उसे चुप कराने के लिए कहता है। बंटू के ऐसा कहने पर स्वरागिनी चुप हो जाती है और वह उससे पूछती है, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? तुम तो आधा इंसान और आधा बंदर दिखाई देते हो। देखो मेरे साथ ये सब कैसे हुआ, इसका मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कहकर बंटू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद स्वरागिनी स्नान करके अपने कपड़े पहन लेती है और वापस घर को लौट आती है। स्वरागिनी विधवा और वह अपनी सास के साथ रहा करती थी। घर पर आने के बाद वह अपनी सास हेमा को आधे इंसान जैसे दिखने वाले बंदर के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद हेमा अपनी बहू से कहती है, बहू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत वापस घर लौट आई। देखो उस बंदे से दूर रहना, वह श्रापित बंदर है, कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। श्रापित? आखिर उसे ऐसा कौन सा श्राप लगा है माँ जी? इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। देखो मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, उससे दूर रहना। शाम को खाना खाने के बाद स्वरागिनी अपने कमरे में जाकर सोने लगती है, लेकिन सोने के बाद भी उसे आधे इंसान जैसे दिखने वाले बंदर के बारे में ख्याल आने लगता है। अगर वह आधा इंसान जैसा दिखने वाला बंदर लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? स्वरागिनी ऐसा सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, स्वरागिनी के दिमाग से आधा इंसान जैसा दिखने वाले बंदर का ख्याल जाता ही नहीं है। वह बार बार उसके बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, घर में पानी खत्म हो गया है, जा तो जरा नदी से पानी भर के ले आ। स्वरागिनी नदी से पानी भरने के लिए चली जाती है। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचती है, वह आधी इंसान जैसे दिखने वाले बंदर को देख लेती है, जो कि नदी से पानी पी रहा होता है। अरे ये तो वही है, कहीं मुझे देखकर ये बंदर डर ना जाए और यहाँ से भाग ना जाए। स्वरागिनी उसे बहुत देर तक देखती रहती है। तभी बंदर की नजर स्वरागिनी पर पड़ जाती है और वह उसे देखकर कहता है, तुम मुझे यहाँ पर छुप कर क्यों देख रही हो? मेरे सामने क्यों नहीं आई? कहीं तुम मुझसे डर के भाग ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आई। स्वरागिनी बंदर से बातें करने लगती है, जिसके बाद हर रोज स्वरागिनी उससे बातें करने नदी किनारे आने लगती है। कुछ ही समय में स्वरागिनी को उस बंदर जैसे दिखने वाले आदमी से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बंदर भी स्वरागिनी से प्यार करने लगता है। लेकिन एक दिन फिर से स्वरागिनी उससे पूछती है, आखिर ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम्हें श्राप मिला है? ये कुछ समय पहले की बात है। मेरा नाम बंटू था। मैं इस जंगल में शिकार करने आया करता था। उस समय मैं नादान था और जानवरों के ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था। मेरे अंदर जानवरों के लिए दया नहीं थी। एक दिन एक बंदरिया इस जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके अपने प्रेमी बंदर के पास ले जा रही थी, क्योंकि उसका प्रेमी बंदर जख्मी हालत में था। लेकिन उस समय मुझे जानवरों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपना तीर चलाया, जिसके कारण वो बंदरिया जख्मी हो गई। जब उस बंदरिया ने मुझे देखा तो उसने मुझे देखते ही श्राप दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मेरे प्रेमी से जुदा कर दिया। अब वह भी इस दुनिया में नहीं बच पाएगा और मैं भी नहीं बच पाऊंगी। लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम आधे इंसान और आधे बंदर के रूप में रहोगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। अपना श्राप वापस ले लो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। बंटू उसके सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, जिसके बाद उस बंदरिया को उसके ऊपर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वह उससे कहती है, इस श्राप का अब एक ही तोड़ है। जब तक कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करके तुमसे शादी नहीं करेगी, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। उस दिन के बाद से मैं श्राप से मुक्त हो ही नहीं पाया। स्वरागिनी विधवा थी, लेकिन फिर भी वह बंटू से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? ये सुनते ही बंटू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन एक विधवा होकर तुम मुझसे शादी करोगी, समाज में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। जब मेरे सर पर मेरे पति का हाथ होगा तो समाज का कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा।
स्वरागिनी और बंटू एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बंटू और स्वरागिनी दोनों एक मंदिर में जाते हैं, जहां वे दोनों भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनकी शादी संपन्न होते ही चारों तरफ आंधी तूफान चलने लगते हैं और जोर जोर की हवाएं भी चलती हैं। बंटू बंदर के श्राप से मुक्त हो जाता है और वापस से एक इंसान के रूप में आ जाता है। अरे वाह, मैं तो सच में श्राप से मुक्त हो गया। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बंटू स्वरागिनी को लेकर वापस गांव आ जाता है, जहां गांव के सभी लोग स्वरागिनी को बहुत सी जली कटी बातें सुनाते हैं। जिसके बाद बंटू उन सभी से कहता है, आप लोगों को मेरी पत्नी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। आज से ये विधवा नहीं है, मैं इसका साथी हूँ। बंटू गांव के हर एक व्यक्ति को कड़ा जवाब देता है, जिसके बाद कोई भी स्वरागिनी के ऊपर उंगली नहीं उठा पाता। उस दिन के बाद से बंटू और स्वरागिनी दोनों एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।